आवर्स कितने हैं, मतलब 2 सेशन 2 एक घंटे। साथ है। पहली क्लास में समझ गया, तो एक दिन में एक ही सेशन है, 2 नहीं घंटे। नहीं सर, ओके ठीक एक है। मिनट सर, एक मिनट। यस सर। ब्लॉक 1, ब्लॉक, हाँ सर, ब्लॉक 1 पूरा है। मतलब मेरे क्वेश्चन ये है कि आज आपके 2 घंटे की जो थ्योरी है वो एक सेशन है डेटा साइंस का या 2 सेशन है, 4 घंटे? एक है सर, एक है। एक ही ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके ओके, कोई इशू नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो, कह रहा है डेटा साइंस है हमारे पास। डेटा साइंस इज जस्ट ए बिगर पर्सन ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अगर आप एनालिटिक्स की बात करें, व्हेन यू गो थ्रू द डेटा एनालिटिक्स पार्ट, सो वी हैव 4 थिंग्स। आप जनरली देखते हो कि कई कंपनी के पास एक डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेट मी शो यू, सो वी हैव डिफरेंट प्रोफाइल्स। ब्लू वाला नहीं है बोतल, इसमें मत ब्लू वाला। सो वी हैव डिफरेंट प्रोफाइल्स। आप डेटा साइंस बेसिक्स, ठीक है। अब डेटा साइंस बेसिक्स कहते हैं कि डेटा साइंस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हो या फिर हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स है, कंपनी 2 टर्म्स को ज्यादा यूज कर रही है अभी की डेट में। कंपनी कहती है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम डेटा एनालिटिक्स, बट डेटा साइंस विल बी द एक्सटेंडेड वर्जन, ओके। And those extended version having a lot of analysis, like the trend analysis, like the sentiment analysis, like we can say predictive analysis and so on, okay. So all those analysis, अब हम कह रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स में आप अभी क्या पढ़ते हो? अभी कंपनी कहती है कि हम एक्सेल, वी नो ए पर्सन दैट हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल, फिर उसके पास एसक्यूएल और एडवांस एसक्यूएल की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। देन दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, और फिर हमारे पास और भी है या टैब्ल्यू में से कोई एक टूल आना चाहिए, सो दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग, ओके। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। आप कह सकते हो कि दे हैव वन थिंग। देखो, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट रीजन से लॉग इन है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स, समवन फ्रॉम एमपी, समवन फ्रॉम बिहार, झारखंड, समवन फ्रॉम Jaipur, maybe UP, Delhi and so on. Okay. So online sessions जैसे क्या होता है, we have to conduct the session. Someone from Mumbai also, Kamal, you are from Mumbai and so on. So we have to conduct the session in such a way the sessions should be productive and the contents that will come in the examination should be covered. जो आपको content एग्जाम में आ रहे होंगे that should be covered, and the meaning of those contents according to the market should be clear. मतलब जितने भी पेपर आपके एमसी में दिए गए हैं, it itself a designation for the IT industry, okay. जो भी आपके एमसीए न्यू की सिलेबस है, that is too good syllabus having a good exposure of new IT technologies and will be a part or will be designations of the IT industry. बस इसमें से एक पेपर आपको चूज करना है that will going to do benefits and will be asked by the companies. वो आपको डिसाइड करना है कि आप एमसी में किस पेपर को फेवरेट रखना चाहते हैं, सो ऑन। ठीक है, सो कमिंग टू द सिलेबस, कह रहा है डेटा साइंस कह रहा है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, या फिर हम उसको बोलते हैं लेवल डेटा, अनलेवल डेटा एंड सो ऑन। When you go through the data part, so we have different types of data. अभी हम टाइप्स ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहला आएगा स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके।
दूसरा हमारे पास आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड मैं बताता हूँ कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू। आपके पास एक डेटा होगा जिसको हम बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। हम डेटा साइंस में करते क्या है, मतलब व्हाट, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज डेटा साइंस, क्या होते हैं बताइए। जस्ट फॉर एन इंट्रो, व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा में पैटर्न को जितने भी रियल लाइफ मतलब where we deal with historic data. मुझे जो समझ में आता है कि जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर वे में परफॉर्म करके मतलब कुछ आप ये कह एनालिटिक्स। सकते हो, आप सिंपल ये कह सकते हो कि डेटा साइंस इज जस्ट ए प्रोसेस और ए मैकेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। हम क्या कर रहे हैं जनरली, हम जो भी हमारे पास डेटा है उन डेटा से हम नॉलेज और इनसाइट्स, मतलब जो विजुअल इनसाइट जिसको बोलते हैं ग्राफ, चार्ट एंड सो ऑन, so we are going to extract the knowledge and the insights from the data. Okay, in one liner we can see that it's just a technique, let me show you, it's just a technique and the process of extracting the informations or the knowledge and the insights from the data. अब देखो यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास बहुत टाइप के डेटा होते हैं, मतलब डेटा विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे हमारे पास कोई अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, देन वी हैव एक्सएमएल डेटा है, जेएसएन डेटा है, सो इट विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। बताइए, ये बोला कि ईटीएल इट मैकेनिज्म विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ईटीएल तो आएगा ना, पहले डेटा की बात करते हैं। सो डेटा विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स इन सच ए वे, so we have the data and now the next thing is how we are going to use it, कि हम उसका यूज कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इट माइट बी ए स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, या फिर एक लेवल डेटा होगा, अनलेवल डेटा होगा। ठीक है, अब डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एक्सएमएल के फॉर्म्स में, जेएसएन के फॉर्म्स में, या फिर हमारे टेबल के इंफॉर्मेशंस के रूप में। सो इट माइट बी पॉसिबिलिटीज द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, हो सकते हैं ना। सो डेटा दैट इज कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, हम देखेंगे डेटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये बहुत सारे फॉर्म्स में क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं डेटा। आप कुछ भी कह लो, आप टेक्स्ट है ये नाउ। तो व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द डेटा, हम यहाँ पे 3 टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस, दूसरा ट्रेंड एनालिसिस, और तीसरा सेंटिमेंट एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले हम इस एनालिसिस पे करते हैं, फिर हम बुक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, इन्फरल और प्रेडिक्टिव। मैंने कहा कि on the basis of the data sets what we have coming from different source system, we can provide 3 types of analysis: predictive analysis, trend analysis and the sentiment analysis. Predictive analysis क्या होते हैं बताइए? Predictions, मतलब what will be the predictions? क्या हो सकते Based on हैं? previous data, we can predict something. maybe Based जो on previous data, Based on the input given, we predict the data like.
So based on the previous data structure, we can predict. प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर और व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर कहाँ? अभी तो हमारे पास डेटा है ना. हाँ, Data. previous आपको data. yes, so you must have to do some analysis on the basis of some previous data sets. ठीक है, ये हमारा हो गया predictions हो गया. ओके, ट्रेंड एनालिसिस क्या होते हैं? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है. मतलब जो पुराना डेटा है ना सर, उसको जो है देखते हैं कि कैसा क्या पैटर्न रहा, क्या उसके बेसिस पे हम जो है फ्यूचर में क्या बिहेवियर जैसे रहेगा. कोई जैसे करेक्ट, जैसे कोई क्या होता है कि अगर कोई मैच, क्रिकेट मैच की बात करें तो ट्रेंड ये है कि इस पिच पे 250 हमारा हाईएस्ट स्कोर है. ओके, दिस इज जस्ट ए ट्रेंड. हमने उसको बोला कि 250 इज द हाईएस्ट स्कोर फॉर एनी ऑफ द T20 मैच, जो हमारा एक ट्रेंड है. एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि अगर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अगर कोई स्कोर करेगी तो हाईएस्ट मे बी गोज टू 250. ओके, ये हमारा एक ट्रेंड सेट है. लेकिन प्रेडिक्शंस ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग के 5 ओवर में उन्होंने 80 बना लिए या 60 बना लिए, सो द ओवरऑल स्कोर इन 20 ओवर विल गो टू 240 अगर हमारा सेम करंट सिनेरियो से चलेगा तो. ओके, सो ट्रेंड इन्होंने हमने एक प्रेडिक्शंस किया ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सेट ऑफ डेटा. सो इफ the same score average will be there till 20th over, then the score will be like this. लेकिन ट्रेंड क्या सेट है, वह हाईएस्ट इतना ही जा सकता है हमारा. But there are slight differences between trend and the predictions. Predictions will also analyze the current scenario, but the trend will come from the historical data. Okay, but आप ऐसा नहीं कर सकते कि predictions में trend की जरूरत नहीं पड़ती. It's needed the trend also, but it also calculate the current measurement and the scenarios. And sentiment analysis करते हैं. आप कोई भी चैटिंग साइट ओपन करते हो, जैसे आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम कुछ भी यूज किया, सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग टू द यूजर्स, सो यूजर आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. आपने लिख पूछा हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, या फिर दे हैव रिस्पॉन्डेड समथिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, अगर आप चैटबॉट का जो आप इस्तेमाल देखते हो, आपने कुछ पूछा and they are going to respond something, वो हमारा sentiment analysis है. So what they are doing, they are going to club the words and the sentence into 3 parts कि ये assertive sentence है या interrogative है या फिर negative है, और on the basis of the sentence they are going to respond to the users. जैसे चैटबॉट वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि सेंटिमेंट एनालिसिस आपको कैसे करने हैं. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस दे आर गोइंग टू परफॉर्म. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस इज जस्ट यूज फॉर सम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप किसी पैटर्न्स को मार्केट से सर्च करते हो और फिर अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को फॉरकास्ट करते हो. कि आपने बोला कि $20 किसी भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो जब उसने मार्केटिंग कंपनी ने $20 को $15 कर दिया तो उसके कंजप्शंस बढ़ने स्टार्ट हो गए, मतलब मोर मार्केटिंग दे आर डूइंग इन अ डे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न्स दे हैव डिसाइडेड देयर फ्यूचर रेवेन्यू. ये हमारा ट्रेंड सेट होगा. प्रेडिक्शंस आप कह सकते हो. प्रेडिक्शंस क्या होगा बताइए, कोई ऐसा एग्जांपल, मतलब कोई एक ऐसा Prediction is something that we guess the data like. बताइए. मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस is just the way in which we are doing predictions on the basis of the historical data as well as the current data. Sir, example weather forecasting. हाँ, weather forecasting is just an example of predictions. आपने बोला कल का हो सकते हैं. कल का, या फिर जो हमारा निफ्टी 50 चलता है, ये शेयर मार्केट इज जस्ट ए प्रेडिक्शन कि कल का मार्केट कैसा Yes, है. sir. ठीक है, जैसे मैच हो गया सर. यस, मैच इज आल्सो टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस. आपने प्रेडिक्ट किया कि हम इस एवरेज से खेलेंगे तो हमारा स्कोर ये होगा. ये हमने प्रेडिक्शंस किया हुआ है
if the average of per hour will be like this, then the prediction will go like this, ऐसे करके. Yes. Yeah. किसी पिच पे कितना अब- रन लग सकता है वो प्रेडिक्शन कर Yes, लेते हैं ये predictions. पिछला बार Correct. Yes, sir. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट चैप्टर कहता है कि व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. Excuse me, सो डेटा sir. साइंस बताइए. सर वो सेंटिमेंट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे. सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं कि आप अगर किसी भी चैट बोर्ड से कुछ पूछते हो, सो हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस टाइप से परफॉर्म करेगा. सो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ सम कीवर्ड. तो कीवर्ड में क्या होते हैं, अगर कीवर्ड को उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है तो गूगल के पास एक गूगल सेंटिमेंट डिक्शनरी है. डिक्शनरी कहने का सेंस कि जब हम किसी भी गूगल के एपीआई को यूज करते हैं अपने चैटबॉट को परफॉर्म करने में, so they have one set of dictionaries and they are going to perform on the basis of set of informations to the one response. जैसे किसी ने बोला गुड, किसी ने बोला बेस्ट, किसी ने बोला एब्सोल्यूट फाइन, किसी ने बोला कि ऑसम. तो इस टाइप के वर्ड का कलेक्शन है सिनोनिम्स के रूप में. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिनोनिम्स चैटबॉट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. दैट इज कॉल्ड आवर रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैटबॉट. क्योंकि चैटबॉट में कोई पर्सन तो होते नहीं है ना. दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द वर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्स. जिसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट्स. अब उनके पास सेंटेंस होते हैं, तो किस टाइप के सेंटेंस पूछे गए हैं, असर्टिव है या फिर कोई क्वेश्चंस है या फिर नेगेटिव है. फिर वो उस टाइप के वोकेबुलरी, उस टाइप के डिक्शनरी को जाके वो सर्च आउट करते हैं कि किस टाइप का रिस्पॉन्स क्या जाएगा. इसलिए बहुत सारे चैटबॉट में आपको ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, प्लीज गिव द 3 वर्ड्स एट लीस्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस. होते हैं ना कि आप 3 वर्ड में सबसे पहले डिफाइन करो व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम द चैटबॉट. सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं, जैसे फेसबुक एक सेंटिमेंट एनालिसिस का एग्जांपल है, जहां पे आप क्या करते हो कि एक कुछ भी अगर आपने पूछा किसी से, तो हाउ द रिस्पॉन्स विल बी देयर, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट एनालिसिस. Sir, so all social All social media should be, yes, all media will sentiment, be right? sentiment, correct. Okay, thank you, sir. जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने बहुत पहले सेंटिमेंट एनालिसिस बनाया था. सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी की बात करो, ये सारे हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस हैं. इंस्टाग्राम कुछ भी हो, मतलब आप फेसबुक की बात करो या देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमने पेपर पब्लिश किया था बहुत, ये एक सेंटिमेंट एनालिसिस था. मतलब जो हमारी वो थी कि सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना. यहाँ पढ़िए ये वाला लाइन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस ऑन सोशल नेटवर्किंग पोस्ट. मतलब पोस्ट जो जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करता है या फिर फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, या फिर आपने कोई भी नई साइट्स जहाँ जो हमारे सोशल मीडिया को यूज कर रही है, ठीक है. सो हाउ दे आर गोइंग टू डू ए पोस्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द पोस्ट, कि हम उस पर क्या एनालिसिस करेंगे. तो ये हमने बनाया था बहुत दिन पहले, इन 2018 आप कह सकते हैं. जब भी आप एमटेक या एनी ऑफ द कोर्सेज यू विल डू, यू हैव टू पब्लिश सम रिसर्च पेपर, जिसके हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं. That should not be copyright and all those things. तो ऐसे कुछ थे, मतलब different journals of ये नहीं, ये different journals आप करते हो, and on that time I have published this one, sentiment analysis and prediction on social networking sites. ठीक है, फिर ये publish होते हैं, colleges को जाते हैं, then you have to publish some of the content for the BTech students if you are doing MTech. If you are in PhD, then your content will go to both the students BTech and MTech, क्योंकि you are superior than the MTech students. तो ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं कुछ. इसके जर्नल्स निकलते हैं. When you see the journals, आपके पास जर्नल्स में आपके वो होंगे कि आपने कब बनाया, and what are the
फैक्ट्स आपने क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट क्या लिखा है ना, यहाँ पे देखो आप सेंटिमेंट एनालिसिस, शॉपिंग, माइग्रेशन जो भी है, हमने ब्लॉक्स यूज किया, गूगल प्ले एटसेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी नीड टू मेंशन. या फिर हमारा मेजर एक्टिविटीज क्या होते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस में. सो वी आर यूजिंग सम ऑफ द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द एनएलपी, जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग, तो आपको एक डायग्राम दिखाने होते हैं कि डॉक्यूमेंट टेबल क्या होगा, के मीन एल्गोरिथम. तो जितने भी डेटा साइंस, data analytics and all things है having a combination of some of the algos, some of the classifications, theorems and all. फिर ये accuracy check होती है, फिर conclusions हो जाती है, and then journal is going to publish and all. ठीक है, चलो इस चीज को तो हम बोलते हैं statistical data type and the sampling. Sampling means when we are doing some new analysis, you need some sample data. अभी suppose आपको पता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलता है, आपको ये भी पता है रेलवे रिजर्वेशन, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर फ्लाइट ऑटोमेशन सिस्टम, डेटा वेयरहाउस सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. हाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, यू नो द सिस्टम, बट थिंक अबाउट द सिस्टम दैट इज न्यू मतलब दैट इज न्यू इन द मार्केट. जैसे ESG एक ऐसा सिस्टम है दैट इज न्यू इन द IT इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं environmental social governance. ESG is one of the new system in the market, जो हर एक कंपनी अभी इस सिस्टम पे वर्क कर रही है. ठीक है, इसको बोलते हैं environmental social and governance. ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है. इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. सबको ये पता है कि बैंकिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं BFS डोमेन, हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, ई कॉमर्स कैसे वर्क कर रही है, या फिर हॉस्पिटैलिटी कैसे वर्क कर रही है, हॉस्पिटल्स कैसे वर्क कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फार्मा डोमेन, टेलीकॉम सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, या फिर हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है. दीज आर द नोन सेक्टर जहाँ पे आपके पास डेटा अवेलेबल है, बट दिस इज वन ऑफ द न्यू सेक्टर. सो फॉर एनालिसिस इन न्यू सेक्टर वी नीड सम सैंपल डेटा, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, कुछ डेटा को पिक किया और उस डेटा से हमने कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाले फॉर द फास्ट वर्जन और द फास्ट कट. ठीक है, तो डेटा साइंस कहते हैं, जैसे पता होगा टाइप्स ऑफ डेटा, वी हैव द स्टैटिकल डेटा टाइप्स और वी हैव द सैम्पलिंग डेटा टाइप्स. अब नीचे देखो, अब डेटा साइंस इज जस्ट ए मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथ्स एंड देन द डोमेन नॉलेज. ओके, ये कह रहा है कंप्यूटर साइंस हैविंग जस्ट ए प्रोग्रामिंग स्किल्स और ए विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स और ए बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स जिसको बोलते हैं बिग डेटा डेटाबेस सिस्टम. मैथ्स आनी चाहिए, स्टैट्स आनी चाहिए, मॉडलिंग और सिमुलेशंस आनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी डेटा को डेटा की वैल्यू को निकाल सको बाय डूइंग सम कैलकुलेशन. डोमेन नॉलेज इज नीडेड बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग सम नॉलेज, when you are doing some domain standards thing, you must have to analyze the data. आप किसी भी डेटा को एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आपको डेटा पॉइंट पता होगा. डेटा पॉइंट करने का सेंस कि वो डेटा किस किस डेटा रिलेटेड से बन के आ रहा है, what are different things that is needed for the calculation and how the calculation is going on. इसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स. ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा. अब हमारे पास जो मैंने आपको भी बताया टाइप्स ऑफ डेटा. सो वी हैव दीज टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और डेटा. मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का सेंस से है, जैसे आप ये देखिए हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स आते हैं. सपोज वी हैव मल्टीपल डेटा सेट्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स सिस्टम जिसको बोलते हैं सोर्स. हमारे पास मल्टीपल थे, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, बहुत सारे सोर्स हैं. हमने उस सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लोड. ओके, आपके पास एक पूरी इंटरप्राइज का डेटा दिया गया. नाउ दैट डेटा विल बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एट द फर्स्ट टाइम. आपके पास डेटा है बट वी डोंट नो कि इंटरप्राइज के डेटा को हम किस किस विंग्स मतलब किस किस सेक्टर में यूज करना चाह रहे हैं, आपको ये नहीं पता है.
आपने क्या किया, उन इंटरप्राइज के डेटा से मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा बनाया, जैसे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेटा बनाया, मैनेजमेंट का डेटा बनाया, एम्प्लॉय का डेटा बनाया, फिर सेल्स का डेटा बनाया, देन वी हैव कस्टमर डेटा बनाया, देन वी हैव ट्रांजैक्शनल डेटा बनाया. सो व्हाट यू आर डूइंग, आउट ऑफ द सेट ऑफ डेटा जो आपके पास आए थे, आपने उस सेट ऑफ डेटा के लिए क्लासिफाई किया. सो विच डेटा विल गो टू विच क्लास. जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है इंटरप्राइज मॉडल से, या प्रोडक्ट बेनिफिट्स एनालिसिस करने हैं, या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए जो डेटा मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हमारे पास डेटा आए हुए हैं उसको एक अलग ग्रुप में रखना है. तो दीज आर कॉल्ड सम सब्जेक्ट एरियाज ऑफ ए इंटरप्राइज मॉडल. ठीक है, सब्जेक्ट एरिया कहने का सेंस है जब एक बड़ी कंपनी जैसे टाटा या बिरला या फिर हमारे पास अदानी, जब अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके पास जो डेटा है, उनके पास डेटा करोड़ों डेटे, मतलब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ देयर कैरियर. लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, अपने डेटा को स्ट्रीमलाइन किया. स्ट्रीमलाइन करने का सेंस उन्होंने बताया ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन, ये हमारा सेल्स है, ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, ये हमारे मार्केटिंग चैनल्स हैं, ये हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं. सो व्हाट दे हैव डिड, they have classified the data on the basis of their usability and on the basis of the trends. इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड देन स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है? सर नोटपैड एक बार ओपन करता हूँ. सर नोटपैड पे आपने जो एक्सप्लेन किया था ना वो एक बार शेयर करेंगे क्या था सर? नोटपैड पहले वो लिख देता हूँ, वो आपको भेज देता हूँ उसमें चैट में. ये कुछ अपने पेपर 221 जैसा लग रहा है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग. हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता पेपर है, लेकिन पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग इन सेंस मार्केट में यार आप लोगों ने सिनॉप्सिस बना लिया होगा ना, फ्यू स्टूडेंट्स. कमल आपके सिनॉप्सिस रिव्यू कर लिए हैं आज? सिनॉप्सिस सर चल रहा है हमारा. हेलो, यस यस, नम्रता बताइए. हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट सर. एक ही बात का वहाँ पे है, तो वो कोऑर्डिनेटर और वो जो मेन हेड है, तो वो किसका नाम डालना है? क्योंकि वहाँ पे तो हमको किसी ने अभी तक गाइड नहीं किया है, हम हमारा ही बना रहे हैं. देखिए आप समझो, जब हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं तो थोड़ा सा 10 मिनट लेते हैं क्योंकि ये नीडी है. 10 मिनट आपको समझाते हैं, ठीक है? दिस इज फॉर ऑल. कोई इशू नहीं ना? नहीं सर, प्लीज बताइए सर. सर प्लीज बताइए. देखो अभी होता क्या है, एमसी के सिनॉप्सिस के लिए क्या चाहिए? गाइड आपको चाहिए जो आपके सिनॉप्सिस को हेल्प करेंगे. सिनॉप्सिस में सिग्नेचर उनके चाहिए. सर गाइड मतलब जो हम गाइड कहीं मतलब से भी ले सकते क्या? नहीं, चलो मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ, कहीं किसी को एक को भेज दूंगा, ठीक है? वो हाँ, अपने ग्रुप इग्नू से भी चलेगा क्या? इग्नू से चाहिए क्या? लेकिन उस इग्नू सर इसको एक बार इग्नू के स्क्रीनशॉट गाइड ले लेंगे सर. हाँ, इग्नू के गाइड के पास वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, रजिस्टर नंबर. नहीं, इग्नू के गाइड के पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो इग्नू से है तो. सर एमसीए पास होना चाहिए उसको पास, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही वो गाइड बन सकता है. सर फिर अगर वो इग्नू से किया है, पहले आप सुन लो यार, मैं जो लिख रहा हूँ ना उसके बाद क्वेश्चन करना. अब गाइड का चार्ट चाहिए, ठीक है? वो चार्ट साइन करेंगे सिनॉप्सिस पे. मतलब सबसे पहले एक हमारा होगा प्रोजेक्ट परफॉर्मा, एक हमारे पास होंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है? यस. एक गाइड का रिज्यूमे होगा और एक हमारे पास पैन कार्ड या आधार कार्ड होगा, ठीक है? पैन कार्ड या आधार कार्ड. अब ये जो हमारे पास एक गाइड मैक्सिमम
6 to 7 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। ओके 5 लिखा हुआ है सर। सर गाइडलाइन में लिखा हुआ है सर 5, चलो तुम्हारा 5 to 6 एमसीओएल का गाइडलाइन है सर, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलो 5 to ये 6 सारी स्टूडेंट, बातें लिखी हुई हैं सर। कोई बात नहीं है, लिखी हुई है तो एक बार समझ लो ना, अच्छा रहेगा। अभी एक ये 4 साइन उनको करना है, प्रोजेक्ट परफॉर्मा पे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पे, गाइड के रिज्यूम पे और पैन कार्ड आधार कार्ड पे। ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगा? एमसी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, एमसीएसपी 232, यही है ना? हाँ 232। यस सर, एमसीओएल का है सर, वो स्पेसिफिक वहाँ पे लिखा हुआ है। एमसीओएल का अलग है और एमसीए न्यू का अलग है, क्योंकि हाँ, सबमिशन मोड दोनों के अलग अलग है। एमसीएसपी 232 यही पेपर का कोड होगा, ठीक है। अब सिनॉप्सिस शुड बी कितने पेज होने चाहिए? तो 25 से 30 पेजेस के सिनॉप्सिस होने चाहिए एमसीए के। ओके देखो ये तो हो Yes, गया कि एक गाइड, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइड्स मैक्स स्ट्रेंथ, मैक्स साइन, ठीक है। 5 से 6 स्टूडेंट का वो साइन कर सकते हैं। वो उनको एक स्टूडेंट के लिए 4 पेपर पे साइन करना है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी, गाइड का रिज्यूमे, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सो। ओके एमसी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस एमसीएसपी 232 में ये सारे आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट, ये 2 आप गाइड से मांगोगे। ओके नाउ सिनॉप्सिस शुड बी नंबर ऑफ पेजेज। अगर मैं नंबर ऑफ पेजेज की बात करूं, 25 से 30 पेजेज होने चाहिए सिनॉप्सिस में, एंड दैट पेजेज इज, गाइस जस्ट अ मिनट, and that pages is all about the synopsis content, जो इन कंटेंट को छोड़ के होगा। मतलब इसमें कोई प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट, गाइड रिज्यूम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव, हमें सिनॉप्सिस से क्या बनाना है? टेबल ऑफ इंडेक्स क्या होंगे? मतलब आप उस सिनॉप्सिस के टेबल ऑफ इंडेक्स में क्या क्या बनाओगे? सबसे पहले टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर हमारे पास क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने सबसे पहले टाइटल लिखा, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने लिखा ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी इन पॉइंट्स, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। मतलब ये एक इट नॉट लाइक द स्टोरी, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज लिखने हैं, ठीक है। फिर आपके पास आएगा प्रोजेक्ट कैटेगरी। मैं बताता हूँ, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कैटेगरी के बाद, चलो ये वाले मैं पहले ना भेज देता हूँ, इसके बाद मैं इसको ऊपर करता हूँ। ओके थैंक यू सर। अब हमारे पास, पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने मेरा क्लास फर्स्ट डे लिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो पहले से भी जानते होंगे, नो डाउट। सो आप जो भी बनाओगे that should be specific project category. Now we have hardware and software requirement, hardware and software requirement, जी क्या हो गया? तो क्या क्या हो गया? सबसे पहले हमने आपको बताया टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, देन इंट्रोडक्शन, क्या हो जाता है यार, ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट कैटेगरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कैटेगरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास आते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन। डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो आप कह सकते हो कि बिना डिजाइन अप्रूवल के आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे आप बनाते हैं DFD, that is called the data flow diagram. Because you are in MCA, so the acceptation is little bit different and some high expectations from the MCA side. दूसरा बनाते हो
ईयर डायग्राम, फिर आप बनाते हो प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज फ्लो चार्ट। ठीक है, अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बाद आप बनाओगे टेबल आर्किटेक्चर। टेबल आर्किटेक्चर के बाद आप बनाओ ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम। ठीक है, ये हमारा डिजाइनिंग का पार्ट है। हमने क्या क्या बनाया सबसे पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ सिनॉप्सिस, जिससे कि क्या हो। अच्छा, ठीक है, मैंने सिनॉप्सिस टेबल ऑफ इंडेक्स लिख दिया है। अब जैसे ही टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन की, क्या स्क्रीन हट रहा है। हेलो सर, Okay. टेबल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या आएगा वो नहीं समझ में। टेबल आर्किटेक्चर मैं सब बताता हूँ, पहले एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, वन बाय वन आपको ओके। एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट वी नीड टू राइट इन दिस। ठीक है, सो टाइटल, इंट्रोडक्शन, देन द ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट कैटेगरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन। हाँ, अब हमारे पास आएंगे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बाद मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कहने का सेंस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स डिस्क्रिप्शंस। इसके बाद हमारे पास आएगा गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट आते हैं, आप यहाँ पर्ट चार्ट बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, दिस इज एन ऑप्शनल। मैं उसके बाद आप बनाओगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो एक चीज मैं मिस कर गया, जिस कैटेगरी के बाद यहाँ पे आप लिखोगे ड्रॉबैक ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, क्योंकि आपने किसी सिस्टम को मैनुअल से ऑटोमेट करना है, तो आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि इस सिस्टम में ये ड्रॉबैक थे, मीन्स देयर आर सम इशू in terms of processing, in terms of gathering the data and so on. So that's why we have planned something new in terms of software implementations and so on. So software testing types and strategy. Strategy. ठीक है, या जिसको आप इस वाले टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, सॉरी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर आपने टेस्टिंग कर ली, एक सेकंड, टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट कैटेगरी, ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, डिलीवरी डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम, आर्किटेक्चर, software modules and descriptions, modules and descriptions, Gantt chart, PERT chart, testing validations। ठीक है, अब हमारे पास आएंगे फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, देन हमारे पास आएगा बिब्लियोग्राफी। ओके, अब जैसे आपने, एक सेकंड रुकना, बस एक बार चेक कर रहा हूं कि इज देयर एनीथिंग मिस फ्रॉम माय साइड और इट इज फाइन। ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी टॉपिक जैसे आपने सिनॉप्सिस गो थ्रू किया, तो द कंटेंट शुड बी फाइन। जिस स्टूडेंट्स के टेबल ऑफ कंटेंट्स अच्छे होंगे, देन इट इज गुड टू गो। गुड टू गो करने का सेंस में है आपका सही है। फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद एक हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप ये प्रोजेक्ट की लिमिट क्या होगी, मतलब हाउ
in terms of the project category or the feasibility, the system is going to define कि ये technical feasible है, operational है, legal feasibility है, time feasibility and so on. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं bibliography and references. ठीक है, देखिए ये इंडेक्स होना चाहिए आपका जो भी मैंने लिखा है. अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 में 3-4 पॉइंट्स हैं, 5 हैं, 8 9 10 12 हो गए 11 सर. 13. क्या बताइए? 12 हो गए टाइटल सर. ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शंस, ऑब्जेक्टिव, project categories, drawback of the existing system, hardware software requirement, software design, software modules and descriptions, Gantt chart, PERT chart, software testing types and strategy, future scope of the project, limitations, bibliography and the references. ये हमारे synopsis के contents. ठीक है, आप अगर अब जैसे टाइटल आपको पता है, इंट्रोडक्शन पता है कि प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि हाउ योर. आपकी आवाज कट रही है सर, क्या ब्रेक हो रही है सर आवाज. देखो रही है? अच्छा ठीक है. नहीं सर, बस माइक के करीब आ जाइए, थोड़ी धीमी है. सर इको हो रही है सर ना, कभी कभी इको होने लगती है सर. नेटवर्क, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए हो रहा होगा. ठीक है सर, गो अहेड सर. Hello, am I audible? हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर. क्लियर सर, वेरी क्लियर सर. ओके ओके, ठीक है. अब जैसे सर, देखो, हाँ Sorry for भेजो यार, interrupting. ये सब भेज दो. क्या सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, यहाँ पे 2 पॉइंट और एक दिया हुआ है. मैं अभी प्रोजेक्ट गाइडलाइन ओपन किया हूँ तो इसमें 2 पॉइंट और है जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म है एट वेरियस लेवल, 10th एंड 11th पॉइंट. हाँ, आप कर सकते हो. देखो आप जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टाइप्स एंड स्ट्रेटजी है ना, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख दो सिक्योरिटी फीचर्स. एक वो क्या लिखा हुआ टॉपिक का नाम बताइए सर. जो है ये लिखा हुआ है ओवरऑल नेटवर्क आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म एट वेरियस लेवल. ठीक है, आप ये वो छोड़ो, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ये सब कुछ नहीं आता है. आप ये लिख दो सिक्योरिटी ऑफ फीचर्स या फिर सर एक डाउट और है सर, ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला पॉइंट है ना, ये नहीं दिया हुआ है इसमें गाइडलाइन में. वो छोड़ दो, वो सही नहीं है. आपको जो है बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डालनी है. अगर आप टेस्टिंग डालोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू से कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ओके, मतलब सर ये गाइडलाइन को ही बेस रख के हम लोग ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, मतलब पूरा सिनॉप्सिस कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना सर वो गाइडलाइन. क्या हेलो सर, जो गाइडलाइन हमें दिया हुआ है तो हमें उसके हिसाब से करना है कि स्ट्रिक्टली, या फिर मतलब जैसे आप बता रहे हो वैसे करना है, वो डाउट है सर. अरे यही करो आप, गाइडलाइन का कोई इशू नहीं है. आवाज आ रही है सर? क्या बोल रहे सर? हाँ, और आवाज नहीं आ रही थी. सर कह रहे हैं गाइडलाइन छोड़ के जिस सर जो सर बता रहे हैं ना वैसे करने के लिए, गाइडलाइन छोड़ देने के लिए. ओके. सिक्योरिटी मैकेनिज्म
बस, ठीक है। रुको मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखना है एग्जैक्ट वर्ड इन द सिक्योरिटी। आप इसमें सिंपल लिख दो सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सही है, इसके बाद कुछ मत लिखो। How we have to perform. Yeah. So your voice is breaking. सर आ रही थोड़ी सी आ रही है, सर खत्म हो जा रही है, ब्लैंक हो जा रही है। Okay. Okay, wait. Just give me 1 minute. ओके सर। तब तक मैं आपको ये पेस्ट कर रहा हूँ चैट में, आप कॉपी करके कोई नोटपैड में या कहीं भी लिख लो, मतलब लिखो नहीं, अगर आप सिस्टम पे हो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हियर एंड सो ऑन। सर फिजिबिलिटी स्टडी भी करना है सर? नहीं इसमें नहीं करना, वो हम प्रोजेक्ट में करते हैं। आप अभी मैंने क्या लिखा है, सिनॉप्सिस का टेबल ऑफ कंटेंट, फिजिबिलिटी स्टडी, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल, एजाइल प्रोसेस, वाटरफॉल मॉडल, ये सब हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे, ठीक है। देखो आपके पास स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट प्लेसेस से लॉगिन करेंगे, सो इट माइट बी पॉसिबिलिटीज कि उनको सॉफ्टवेयर बनाने में, मतलब सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम हो, someone from Darbhanga, someone from MP and so on, okay, Mumbai. So I'm just giving one common index that will be used by everyone to prepare the synopsis, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, आप सिलेबस खत्म हो जाते हैं फिर भी आपको पता नहीं चल पाता कि सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट में क्या बनाने हैं। So please copy these contents and this should be your table of contents in your synopsis, okay? एक्चुअली किसी और टीचर ने एक वो दिखाया था ना सर सैंपल, तो उसमें था सर ये सारा, इसीलिए बोल रहा था सर, सॉरी सर। कोई इशू नहीं है, मतलब देखो अगर ये आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1-2 पॉइंट्स प्लस माइनस भी हो रहे हैं तो दैट इज आल्सो गुड, नॉट एन इशू। बट द मेजर पोर्शन जिसके ऊपर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होगा वो ये पोर्शन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन, इवन नॉट सॉफ्टवेयर डिजाइन, इवन दिस जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, द सॉफ्टवेयर डिजाइन and the software model and description, these two topics are the most important जिसके बेस पे आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ओके। चलो ठीक है, आप 1 by 1 डिफाइन करते हैं। आप सुनना पहले, टाइटल यू नो, इंट्रोडक्शन यू नो, ऑब्जेक्टिव आपको पॉइंट वाइज देने हैं कि व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स इट मींस दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट विद इन द सिस्टम्स एंड दैट a user is going to get benefit from the system। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या करोगे, किस बेस पे आप बताओगे, ठीक है। अब है हमारे पास प्रोजेक्ट की कैटेगरी, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट दैट, जब आप वाइवा के लिए जाओगे कि आपकी प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है। सो एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट कैटेगरी, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एनीवन, आपने जिस सिस्टम को बनाया उसका टाइटल, जैसे मान लो आपने बोला हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स सिस्टम, फ्लाइट ऑटोमेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, उसके बाद फिर डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हमारे पास फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, कार पार्किंग सिस्टम, रेंटल हाउस, कोई भी सिस्टम होगा उसका एक टाइटल होगा। Then introductions means you are going to explain about the system, कि system क्या करेगा, what are different features and how we are going to maintain a software,
दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव, मतलब थर्ड पॉइंट। ऑब्जेक्टिव मीन्स how a system is going to perform, what are the critical features in the system। जैसे आपने बोला कि हमने एक बनाया है, चैटबॉट बनाया है, या फिर आपने ई कॉमर्स सिस्टम बनाया है। सो हाउ ई कॉमर्स सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म, अब बताओगे इसको कि दीज आर सम पेमेंट गेटवे इज देयर, हमारे पास मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स हैं, या प्रोजेक्ट की कैटेगरीज एंड सो ऑन। इट मीन्स in the objective of the system you are going to define some of the features in point wise, जो आपको चैट जीपीटी से भी मिल सकते हैं, यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, गूगल से भी मिल जाएंगे एंड सो ऑन। ओके, फोर्थ पॉइंट सबसे क्रिटिकल है, आपको हर एक वाइवा में ये पूछा जाता है, जब भी हम लोग वाइवा लेते हैं प्रोजेक्ट के वाइवा, कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट कैटेगरी। सो योर आंसर शुड बी योर प्रोजेक्ट कैटेगरी इज ओप्स along with RDBMS। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज कर रखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर along with some databases like the MySQL, SQL Server, Oracle, DB2, या कोई भी आपने अगर MongoDB, MariaDB यूज कर रखा है तो हमारा NoSQL का पार्ट होगा। ओके, सो योर प्रोजेक्ट कैटेगरी विल बी OPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर along with RDBMS। इस वाले पॉइंट में किसी कुछ पूछना है बताइए। सो योर प्रोजेक्ट कैटेगरी जो भी आपके पास हैं, क्वेश्चन हमेशा आएंगे कि प्रोजेक्ट कैटेगरी क्या है, तो आप उसको बोलोगे ओप्स है या फिर RDBMS। सर की आवाज चली गई या सिर्फ मुझे ही चली गई? कौन है? आई थिंक सर कहीं गए हैं फोन। ये कौन आ गए? चंद्रकिशोर तिवारी जी। जी सर। कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्या चंद्रकिशोर जी? नहीं, मैंने तो नहीं कुछ शेयर किया। सर अभी जो बता रहे थे यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। सर चले ही गए बीच में। हाँ, कुछ हो रहा है। या हाय, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, हाँ अभी आ गए सर। जी यार मैं अभी आपको कंटेंट मैंने भेजा है, यू कैन जस्ट कीप द कंटेंट फ्रॉम द चैट, और मैं आपको फिर से अभी नेक्स्ट मैंने बताया कि प्रोजेक्ट कैटेगरी इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट कैटेगरी। देन आपको बताना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में उप्स फीचर्स के यूज किए हैं और RDBMS यूज किया है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, चाहे आपके पास .NET हो, जावा हो या फिर कुछ भी हो, तो आप उस .NET जावा के प्लेटफॉर्म्स में आप उप्स का यूज कर रहे हो। ओके, और कोई भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, चाहे वो MySQL हो या SQL सर्वर हो या Oracle हो या DB2 हो, इट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज द RDBMS कॉन्सेप्ट। तो हमारे प्रोजेक्ट कैटेगरी में आप लिखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ प्रोजेक्ट कैटेगरी कैसे लिखते हैं, तो चैट जीपीटी ओपन करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा प्रोजेक्ट कैटेगरी सैंपल ऑफ MCA प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ आएगा कि आप वेब डेवलपमेंट में हो या ऐप बना रहे हो या AI बेस है या डेटा साइंस है या नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है,
ये बहुत सारे आ रहे हैं जी, लेकिन ये हमारे टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, टाइप्स ऑफ टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक मार्केट्स। मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि आपने IoT यूज किया या फिर आपने ब्लॉकचेन यूज किया या आपने वेब डेवलपमेंट यूज किया, तो आपको ये वाला टाइप नहीं करना है। आपको ये लिखना है कि हमारे पास ओप्स की कैटेगरी है, ओप्स एंड RDBMS प्रोजेक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो आपको ये जो है ना ओप्स प्लस RDBMS प्रोजेक्ट कैटेगरीज, ये हमारे प्रोजेक्ट है जिसमें से आपको इन्वेंट्री, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ऑनलाइन कोर्सेज, होटल बुक मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सो दीज आर सम ऑफ द सैंपल। अगर आपके सिस्टम इन लिस्ट से मैच कर रहे हैं या फिर नॉट एग्जैक्ट मैच, जस्ट ए सिमिलर काइंड्स ऑफ थिंग, देन योर प्रोजेक्ट कैटेगरी विल बी लाइक दिस। अगर आपने कोई गेमिंग बना रखा है, कोई आपने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रखा है, या फिर अगर आप ब्लॉकचेन यूज कर रखे हैं जो बैंकिंग के प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, या फिर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रखा है, then only your project category will be changed, otherwise your project category will be as it is, जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। यस ड्रॉबैक ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम मींस व्हाई वी आर डूइंग सम इम्प्लीमेंटेशंस। आप इम्प्लीमेंटेशंस क्यों करते हो, या व्हाई यू आर गोइंग टू क्रिएट सम सॉफ्टवेयर। जब आपको मैनुअल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑन दैट पॉइंट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग। जब आपको लगा कि मैनुअल सिस्टम से नहीं चल रहा है, तो आपको बताना है कि these are some problems in the manual system and we have implemented some of the new systems and so on. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, क्या इसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट होगी टू रन द सॉफ्टवेयर ऑन एनी सिस्टम एंड सो ऑन। ओके, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। DFD यहाँ पे हम बनाएंगे जीरो या कॉन्टेक्स्ट लेवल। देखो जीरो लेवल या कॉन्टेक्स्ट लेवल दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट लेवल DFD और सेकंड लेवल DFD। ओके, ये हम बनाएंगे जीरो लेवल और कॉन्टेक्स्ट लेवल इज द सेम, इसमें कोई चेंजेज वेंजेज नहीं है। जो जीरो लेवल और कॉन्टेक्स्ट लेवल क्या होते हैं, सेम होते हैं। फर्स्ट लेवल DFD है, सेकंड लेवल DFD है। ईयर डायग्राम में हमें क्या क्या डालना है, जिसको बोलते हैं इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखो पता होगा सबको, बस मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या लिखने हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आप सबसे पहले लिखोगे एंटिटी, फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स, फिर हमारे पास कार्डिनैलिटी और रिलेशंस। ओके, ये पता है ना कार्डिनैलिटी क्या होती है? नो सर। नो बोले, यस नहीं समझ में आया। So 1:1 or 1:many? Or Yes, sir, many? yes. 1:1, 1:many, 1:many, 1:1. हाँ 1:1, 1:many, many to 1, many to many। जैसे अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट है, सो वन प्रोडक्ट विल बी सोल्ड या विल बी परचेज्ड बाय मेनी कस्टमर्स, या फिर वन कस्टमर हैज परचेज्ड मेनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ऐसे हमारे रिलेशनशिप बनेंगे कस्टमर टू प्रोडक्ट, 1:1, 1:many, many to 1, many to many। प्रोसेस फ्लो डायग्राम और ए फ्लो चार्ट इज जस्ट ए सिंपल स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। टेबल आर्किटेक्चर, यहाँ आप टेबल डिस्क्रिप्शंस एंड डेटा टाइप ये बताओगे कितने टेबल बन रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, एंड हाउ ए टेबल इज गोइंग टू डेटा टाइप, हाउ ए टेबल इज गोइंग टू relate with the other tables in terms of primary key and foreign key join conditions। जो हमारा होगा टेबल डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम आप उप्स के कॉन्सेप्ट में है, चेक करोगे आपके सिस्टम में कितने मॉड्यूल्स हैं, मतलब जैसे लॉगिन मॉड्यूल, होम पेज, या फिर अबाउट अस, कैटेगरीज, कैरियर पेज एंड सो ऑन, ये आप बताओगे, ठीक है। यस
यह बताओगे कि आपके मॉड्यूल्स में कितने पेजेज हैं, है ना। सॉरी, आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब 1 और 2 पेज में, कि होम पेज हमारा ये है, अबाउट अस ये है, वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस थिंग्स एंड सो दिस यू आर गोइंग टू मेंटेन। ओके, Yes, sir. अब Sir, नेक्स्ट, हाँ बताइए। सर यूज केस डायग्राम भी बनाना है क्या? नहीं, वो सब नहीं बनाना, वो सब प्रोजेक्ट में बनाना है। ओके सर। ठीक है, आप बना सकते हो, देखो आप बना सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट नीडेड। अगर आप नहीं भी बनाओगे, आपने 5 डायग्राम्स बना दिए ना। अब देखो यहाँ पे डीएफडी 2-3 पेज में तो यही हो जाए, 2 नहीं 3 से 4 पेजेस में डीएफडी बनेंगे, 1 पेज में आपके ईआर डायग्राम बनेंगे, 1 पेज फ्लो चार्ट बनेगा, टेबल आर्किटेक्चर आपके 2 to 3 पेजेस जाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम आपका 1 पेज जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ Yes, पेजेस हो sir. गए? ठीक है, 3 पेजेस यहाँ, 1 पेज यहाँ, 4, 5 और 2 पेज, 5 to 7 और 1, 8 पेज आपके तो सॉफ्टवेयर डिजाइन ही। मैंने आपको क्या बोला है फर्स्ट में, the synopsis could be around 25 to 30 25 to pages. 30 pages. हाँ, तो ये 30 से 32 हो जाएंगे, तो 40-45 करोगे, that will be too lengthy and Okay. फिर वो complex हो जाएंगे। It should be sorted and in such a way कि जब कोई भी चेक करे तो उसको समझ में आ जाए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। तो ये वाला पॉइंट उतना ही क्रिटिकल है जितना हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन है। तो these 2 points are the main section of your system। इसी से हम ये बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो तो आपको पता है ना, होम पेज है, फ्रेंड्स हैं, मैसेजेज हैं, फोटोज हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मॉड्यूल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। लॉगिन पेज है, आपको सिमिलर वे में एक मॉडल को डिस्क्राइब करना है, मतलब सॉरी मॉडल के नेम लिखने हैं और उसको डिस्क्राइब करना है, जस्ट 2 पेज और 3 पेज। अब एक होते हैं गैंट चार्ट एंड पार्ट चार्ट। गैंट चार्ट ये डिफाइन करता है कि आपने, देखो गैंट चार्ट क्या है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज गैंट चार्ट? बताओ यार। मैंने बोला गैंट चार्ट क्या होते हैं? इतनी सारे सर वो टाइमलाइन डिफाइन करते हैं उसमें प्रोजेक्ट का वीक वाइज। करेक्ट। सब Horizontal representation basically. हम वो देखते हैं कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में हमने SDLC प्रोसेस फॉलो कर रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू डू फॉर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन एनालिसिस, देन डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सो ऑन। ओके, मीन्स वो प्रोजेक्ट के टूल्स, मैनेजमेंट टूल्स है ना, वो उसको दिखाना होता है ना। नहीं Graphical representation. आप ये नहीं, नो, दिस इज जस्ट ए रॉन्ग परसेप्शन। हम यहाँ ये दिखाते हैं गैंट चार्ट में कि आप किस वर्क को कितने दिनों में करोगे। जैसे आपने बोला कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, सो वी विल टेक 1 week और 2 week टू गैदर द रिक्वायरमेंट कि सॉफ्टवेयर क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिर हमने 1 week लिया रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने में कि फिजिबल है या नहीं है, जहाँ पे आप पढ़ते हो फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड द लीगल फिजिबिलिटी। आपने एक मतलब ये बन टाइमलाइन ना सर, टाइमलाइन यू आर गोइंग टू डिसाइड ऑन द गैंट चार्ट कि 2 वीक हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, 1 वीक एनालिसिस करेंगे, 2 वीक में डिजाइनिंग करेंगे, 3 वीक में कोडिंग करेंगे, 1 वीक टेस्टिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम इंप्लीमेंट कर देंगे, मतलब प्रोडक्शन पे लाइव कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द टाइमलाइंस इन द गैंट चार्ट। बट पार्ट, व्हाट इज पार्ट चार्ट? बताइए क्या होता है? किसके बाद क्या करेंगे सर? नहीं, पार्ट चार्ट क्या होते हैं? सर इवैल्यूएशन होता है ना, और रिव्यू भी लेते हैं। बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। वो इवैल्यूएशन और रिव्यू लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसका सीक्वेंस और टाइमिंग
Sir, how it will move with the in reference to time? और उसका स्केड्यूल भी डिफाइन करता है। Just used to map the project basically that what is the exact thing. तो सर देखो वो देखो टाइम अब होता क्या है, नहीं आप सिंपल समझो, गैंट चार्ट में हमने टाइमलाइन डिफाइन की है, ओके। बार चार्ट में हम ये देखते हैं कि क्या वो टाइमलाइन मीट हुआ या नहीं हुआ। हमने ये बोला कि वी हैव डिसाइडेड 2 वीक्स फॉर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि हम क्लाइंट से मीटिंग करेंगे और रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे व्हाट नीडेड इन द सॉफ्टवेयर, सो दैट इज ऑफ 2 वीक। हम इसको बोलते हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। पार्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इट मींस कि हमने ये देखा कि 2 वीक जो हमने डिसाइड किया था रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, इज इट सफिशिएंट एंड आर वी आर गोइंग टू कवर द दोज पार्ट्स इन 2 वीक्स और नॉट। हमने बोला 3 वीक्स हमने कोडिंग के लिए लिया है, चाहे वो फ्रंट एंड की कोडिंग हो या बैक एंड की कोडिंग है। आपने डॉटनेट, जावा, पाइथन पे कोडिंग किया या ऑरेकल, सिक्वल और माइसिक्वल, DB2, MongoDB पे कोडिंग किया। सो इन द पार्ट चार्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन या एवेल्यूएट द थिंग्स लाइक कि 2 वीक में हमारा या 3 वीक में कोडिंग हुआ या नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पार्ट चार्ट, ठीक है। और टाइमलाइन कहाँ हमने डिसाइड किया, गैंट चार्ट। एनी क्वेश्चंस? No sir. ओके अब हमारे पास है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स एंड स्ट्रेटजी। आपके पास बहुत टाइप की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर अल्फा, बीटा, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, system testing, unit testing, then we have module testing, integration testing, load testing, peak value testing, benchmark testing and so on। तो आप 6-7 टाइप के टेस्टिंग लिखोगे 2 पेज में कि है इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इन द यूनिट टेस्टिंग, इन द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, what you are going to perform, okay, while doing your testing and validation of the system, what will be the activities that a QA मतलब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जिसको बोलते हैं ये पे परफॉर्म, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स एंड द स्ट्रेटजी। अब टेस्ट केसेस ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, लेकिन टेस्टिंग टाइप सिनॉप्सिस का पार्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने बोला कि मैं यूनिट टेस्टिंग करूंगा, आपने यूनिट टेस्टिंग को डिफाइन कर दिया, आपने एक पेज बनाया जिसमें ऊपर में लिखा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स एंड स्ट्रेटजी, और आपने फर्स्ट में लिखा ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, अल्फा, बीटा, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग जो आप कर रहे हो एक मॉडल का, जैसे आपने टेस्टिंग किया तो आपने एक लॉगिन पेज को ओपन किया, तो जब आप यहाँ पे सिनॉप्सिस में आप यूनिट टेस्टिंग के बारे में लिखोगे, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे लिखोगे टेस्ट केसेस, मतलब TC01 आपने यहाँ पे लिखा टेस्ट केसेस ऐसे TC01, TC02, TC03 एंड सो ऑन, ऐसे बनाया। तो आपने लॉगिन पेज में टेस्ट केस में लिखा व्हेन ए यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर इनकरेक्ट देन वी आर गोइंग टू शो ए मैसेज इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये हमारा टेस्ट केस 1 हुआ। दूसरा टेस्ट केस हुआ, मैं अभी आपको लॉगिन पेज के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा हुआ कि व्हेन ए यूजर नेम इज करेक्ट एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो आपने उसको मैसेज डिस्प्ले कराया इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर आपने लिखा कि व्हेन अ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट, तो आप उसको क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे, जैसे यूजुअल लॉगिन होते हैं। इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट देन वी आर गोइंग टू रीडायरेक्ट ऑन द होम पेज। फिर एक फोर्थ आप टेस्ट केस लिखोगे, इफ देयर विल बी a new user and try to log in into the system, we will going to redirect to the new user registration page और a sign up page। तो ये लॉगिन पेज के टेस्ट केसेस में 4। जब हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट होगा, हम उसको वहां पे एक मैसेज देंगे इनवैलिड यूजर नेम स्लैश पासवर्ड। अगर यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, तो आप हमको मैसेज देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। इफ user name and password both are correct, then we are going to redirect the user to the home page. If there will be a new user, then we are going to redirect to a new registration page या sign up page जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे लॉगिन पेज के टेस्टिंग स्ट्रेटजी में टेस्ट केसेस हैं जो आपको प्रोजेक्ट में लिखना है, सिनॉप्सिस में नहीं लिखना है इसको। अब हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, तो आप बोलोगे कि हम SSL फायरवॉल, आप यहाँ लिखोगे
हम फायरवॉल सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, हम SSL सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं एंड सो ऑन, और उसको एक पेज में डिफाइन कर दोगे कि व्हाट इज फायरवॉल क्या होते हैं, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स क्या होते हैं. सो इफ एनीवन वांट्स टू access the site outside the system, then it is going to restrict the system. फ्यूचर स्कोप हम क्या और कर सकते हैं, क्या एडिशन कर सकते हैं. अरे ये तो गलत हो गया, फ्यूचर स्कोप तो बाद में आना चाहिए और लिमिटेशंस पहले आनी चाहिए. ऐसे सॉरी, पहले लिमिटेशंस आएंगे कि हमारे सिस्टम यहाँ लिमिट हो जाएगी. मतलब लिमिट करने का सेंस कि ऐसा नहीं कि सिंगल क्लिक करूँ तो एक बैक हुआ, डबल क्लिक कर दूँ तो होम पेज पे चला जाए. नो, दीज आर नॉट द सिस्टम फीचर्स. सो वी हैव सम लिमिटेशंस आल्सो, बट द लिमिटेशंस शुड बी योर फीचर्स. जैसे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं तो आपसे पूछा था कि व्हाट्स योर वीकनेस. सो द लाइन शुड बी इन सच ए वे योर वीकनेस शुड शोज योर स्ट्रेंथ. ऐसे होते हैं ना कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपसे पूछते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो ऐसे लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी एज टेक्निकल लिमिटेशंस. ऐसा नहीं कि आपने सिस्टम में उस फीचर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है एंड दैट शुड बी फिजिबल फॉर द अदर्स. आपको ये शो करना है कि भाई हमारा सिस्टम यहाँ लिमिट है. जैसे आप ये बोलोगे कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम फॉर द .co.in. ये इंडिया के लिए भी है. सो इट इज नॉट वाइडली यूज एज ऑफ नाउ फॉर द .com. या कमर्शियल्स नहीं है, वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेज, इट्स ए स्टार्टअप, ऑल दोज थिंग्स. अब देखना ChatGPT में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे या फिर गूगल में होंगे, यूट्यूब में होंगे, एंड वी कैन पिक 3 or 4 पॉइंट्स फ्रॉम द related system and can put into the synopsis. अब हमारे पास है future scope. So what you can do addition in your next version. ये आप 2-4 अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो. नेक्स्ट वर्जन करने का सेंस, फर्स्ट वर्जन आपने इम्प्लीमेंट किया. इफ यू वांट टू डू द सिस्टम ग्लोबली, so what we can do, ठीक है. आप limitations you will see from different websites, and so future scope will be, so if this is the first version, how we are going to implement the second version. आप कैसे implement करोगे, and bibliography and references कि आपने किस किस बुक्स या किस किस सिस्टम का यूज किया, किस किस वेबसाइट्स का यूज किया for the preparations of your synopsis or for the preparations of your project. आप ये फ्यूचर बिब्लियोग्राफी में डालोगे कि व्हाट्स आर द रेफरेंसेस that we are going to use and what are different systems, what are different books and all, कि जो आप इसको यूज कर रहे हो. ठीक है. यस सर. आप इसका बिब्लियोग्राफी में सॉफ्टवेयर्स के नाम भी लिखते हैं क्या सर? ये कि लिखते हैं हमने ना, ये यहाँ लिखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में. हाँ वो तो लिख दिए सर, पर बिब्लियोग्राफी में अगर हम DBMS में कोई बिब्लियोग्राफी लिख, में बुक्स के नाम नहीं लिखते हैं. नहीं 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 उसमें बुक्स वगैरह का बुक्स के नाम लिखते हैं, ठीक है. वेबसाइट्स के नाम बुक्स लिखते और हैं, वेबसाइट्स है ये सब. वेबसाइट्स. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले मुझे ना एक बार फिर से भेजने दो. सर इसमें लिंक्स भी दिए जाते हैं ना, लिंक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं. ये संजय मैं अभी आपको सैंपल दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके. अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, लेट से सो के उठे हैं या फिर ऐसे ही चल रहा है. देखो नहीं सर, एक्चुअली सब टाइम पे ज्वाइन किए हैं, उसके बाद कोई नहीं आया ना सर 20 मिनट तो सब चलेगा. सब छोड़ दिए ना. चलो कोई नहीं. देखो हम लोग तो सर लास्ट तक रहते, जब तक मना नहीं कर दिया जाएगा अब नहीं होगा भाई. जब तक किक आउट ना कर दिया जाए सर, मीटिंग से जब तक किक आउट ना किया जाए. बिब्लियोग्राफी ऑफ MCA. एक मिनट. सर वहाँ पे 3 स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है वो IEEE. ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में एक सिनॉप्सिस का अगर सैंपल भेज देंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा सर. अच्छा वो देख लेंगे, पहले आप एक से ये देखिए. एक्सक्यूज मी सर. सर हम लोग भी ChatGPT यूज कर लें क्या सर? अरे ChatGPT नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिब्लियोग्राफी लिखना क्या है. ChatGPT सर पूरा प्रोजेक्ट थोड़ी बनेगा. सर वहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसमें क्या बोलते हैं हमारे सिनॉप्सिस गाइडलाइन में IEEE APA और MLA. देखो स्टैंडर्ड्स ये हमारे हैं, आपको ये टाइप करना है. ये जैसे आपने क्या किया, 2 बुक यहाँ से ऊपर से ले लिया,
ठीक है, कि TMH के हमने टाटा मैक्रो हिल्स के बुक्स यूज किए, फिर आपने क्या किया, ट्यूटोरियल में 2 ले लिया, गिग्स फॉर गिग्स आपने यूज किया, फिर आपने एक रिसर्च पेपर ये लिया कि हमने इस रिसर्च पेपर की हेल्प की. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल. So while doing some of the bibliography we can use. So if we are referring a book, so we can mention that also, right? in the आप जिस bibliography. बुक को रेफर कर रहे हैं उसकी पूरी पाथ मेंशन करोगे. अगर मैंने यहाँ पे वेबसाइट्स जैसे मैं लिखता हूँ, वेबसाइट्स एग्जांपल, तो अगर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ रहे हैं लाइक दिस, तो आप पूरे, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऑरेकल का ये जावा ऐसी डॉक्यूमेंटेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसका पूरा पाथ आप लिखोगे फ्रॉम हियर टू हियर. इट मींस यू आर रेफरिंग द वेबसाइट्स अलोंग विथ योर नेम एंड दैट वेबसाइट्स विल इज गोइंग टू हेल्प अस. अब देखो, आप करो या ना करो, बट द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी फाइन. ठीक है, आपने नहीं किया, या फिर आपने कहीं से भी सॉफ्टवेयर बनाया विद द हेल्प ऑफ एनीवन, by some guidance of anyone, or with the help of some existing document को आपने implement किया, किसी से help या purchase किया, it doesn't matter. But your documentation should be like this. You will get the approval in one go. तो आप इसे कॉपी पेस्ट करो, वहाँ पे देखो कि हमने गिग्स फॉर गिग्स यूज किया, हमने ट्यूटोरियल पॉइंट्स यूज किया, हमने ऑरेकल कॉर्पोरेशंस की ये बुक यूज की है जो हमारा docs.oracle कहलाता है. And that should be a part of your last section. That is called the bibliography and the references. So what I'm saying, अगर आप इस टॉपिक्स के साथ सिनॉप्सिस बनाते हो and you are going to include all those things that I have told, then 90% cases your synopsis will be not rejected. बस ये वाले जो पेज होते हैं, मतलब ये जो 4 पेज हैं, ये 2 पेज जो हैं, इसमें कोई कटिंग मत करना. मतलब प्रोजेक्ट परफॉर्मा and certificate of coordinator, these 2 pages should be neat and clean. इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. So certificate of originality. सर what अभी has मुझे to 2 be क्वेश्चन है. हाँ सर एक्चुअली व्हाट नहीं, हैपन कि मैंने जो गाइड लिया है वो एक कॉलेज के प्रोफेसर है, तो दैट इज ओके. मतलब व्हाट इज द प्लेस नेम? पुणे में वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, बी कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है. ठीक है, तो वो तो बहुत दिन से पढ़ा रहे होंगे ना, मे बी. हाँ, मोर देन 3-4 इयर्स उस कॉलेज में है. पहले प्रीवियस उनका पता नहीं मुझे, पर मोर देन. हाँ ठीक है, वो उनका गाइड चल जाएगा. ठीक है, चलेगा. ओके. चलेगा. दूसरी चीज है कि अभी सिनॉप्सिस सबमिशन का डेट हमको LMS पोर्टल पे 30th of April दिखा रहा है. उसके लिए अभी 2 ही दिन बचे हैं, तो इज इट पॉसिबल दैट विल एक्सटेंड 30th of April, अभी 30 अप्रैल में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. अभी तो जून होता है सर, नॉर्मली जून होता है, 30 जून. आपका तो मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो OL है, करेक्ट? आप सब. हाँ, यस सर. हेलो. हाँ, बताइए. हाँ, यस सर. तो उसका एक्सटेंड होगा क्या डेट? क्योंकि ये इसको बहुत टाइम लगेगा ना, ये सब जो पॉइंट्स कवर करने हैं. हाँ, इसको बनाने में अगर आप डेडिकेटली बनाओगे तो कम से कम 1 वीक से ज्यादा लगेगा. अगर आप डेडिकेटली ज्यादा लगेगा सर. हाँ, क्योंकि ये कंटेंट्स हैं. आई नो यू कैन कैच द कंटेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, लेकिन अरेंज करने में 1 दिन लग जाएगा. मैं सिर्फ आपके पास सारे कंटेंट होते हुए भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये. एक सेकंड, लेट मी चेक. LMS पोर्टल पे मैं आपको स्नैपशॉट भी भेज सकती हूँ सर. आप लिंक भेजो, इसमें सब छोड़ो. So even the offline submission 30th ही दिखा रहा है वो. So what is certificate of originality? क्या? What is certificate of originality? उस पे लिखा रहता है ना कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट टाइटल, मान लो ऑनलाइन शॉपिंग हैज बीन कैरिड आउट बाय योर नेम, मान लो ABC, enrollment number this, under the guidance of your guide name, and I am going to help out in developing the project. एक पेपर होता है. अब ऐसे देखो ना, ये प्रोजेक्ट गाइडलाइंस आपने कभी ओपन नहीं किया है? किए सर. तो फिर सर देखो अभी वहाँ पे वेडनेसडे 30th of April 11:59 सिनॉप्सिस सबमिशन में आ रहा है सर. कैसे हो सकता है यार, ये तो जून जाता है. लेकिन पर वो सर वो सबका एक साथ ही दे रहे हैं, मतलब जैसे
हमारे 24 सब्जेक्ट से 29 तक और सिनॉप्सिस, ये सबका एक ही डेट दिखा रहा है। अच्छा आप यहाँ देखो, आप इसमें देखता हूँ 30 सितंबर 25 मार्च 25, छोड़ो ये छोड़ो, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कौन कौन सा पेज क्या होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट परफॉर्मा है, ठीक है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 20 है हमारे पास एक, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, मुझे याद नहीं है लेकिन होने चाहिए 20 से। हाँ ये देखो, है ना सर्टिफिकेट, इसमें लिखा होता है, तो मैं इसको कहीं और खोलता हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 20 जो होगा, इसमें लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट प्रोजेक्ट टाइटल दिस सबमिटेड बाय इन द पार्सल फुलफिल्ड एमसीए, आपका नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, अंडर माय गाइडेंस, और यहाँ पे आपके गाइड साइन करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर नेम गाइड का वो, ये गलत है, ये आगे पीछे हो गया सर है। ये सिनॉप्सिस के साथ भी डालना है कि सिर्फ अरे प्रोजेक्ट के साथ? आप डाल दो ना, अगर उनको हटाना होगा तो हटा देंगे। सर पेज नंबर बता सकते हो? 5 और 20, 19 ना? 20। हाँ सर को तो पेज ओरिजिनलिटी, नंबर नहीं याद है। हाँ 20। पेज MCA 5 वाले and 20। 5 को 20। हाँ यस सर, दिख रहा है वहाँ पे 5 और 20। ठीक है, वो देख लेना। चलो अच्छा, हाँ बताओ ये क्या पूछ रहे हो? राम, आपने हैंड रेज कर रखा है, पूछिए। सर यस सर, यस सर। सर गाइड के लिए सर बीटेक चलेगा सर, जो बीटेक ऑलरेडी कर चुका है 2-3 साल बीटेक पहले कर चुका है, मतलब नहीं है, आप समझो गाइड की क्राइटेरिया क्या होती है। इफ ही और सी हैज डन द बीटेक, अगर उसने बीटेक किया है, so they having experience of 2 to 3 years होने चाहिए। और अगर आप ओएल वाले स्टूडेंट हो, एमसी ओएल, तो आपका डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड है या नहीं है, ये आप एक बार पता कर लेना। पता कर लेना इन सेंस कि क्या करो, आरसी को कोई मेल कर दो और 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन वेट करो, कुछ रिस्पॉन्स आएगा। आप उनसे पूछो कि इन द सिनॉप्सिस इज द डिजिटल सिग्नेचर इज वैलिड और नॉट, प्लीज स्पेसिफाई, और 2 3 4 5 जितने भी आईडी है सबको उसमें डाल दो, अपने आप कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, मृत्युंजय पूछिए क्या पूछना है। जी सर, मैं ये कह रहा था मेरे इलाके में इस तरह गाइड कोई है नहीं, तो आप कहाँ, मैं जिस मतलब जगह आपका से लोकेशन कहाँ है? बिहार बेगूसराय से हूँ, कोई तो नहीं, मैं कैसे मैं अगर गाइड को हायर कर पाऊँ? छोड़ो, आप मुझे पिन कर लेंगे, ठीक है। जी अरे मैंने बोला बन जाऊंगा गाइड यार, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक सर, मैं yes, any language you can use Python or a MySQL or a Java, .NET, PHP, anything you want to use, that is fine, okay। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, it totally depends upon you, how you are feasible and how you're going to allocate। Sumit, Surfi, Saurav, Alini, Sanjay, any questions? Pranav, Poonam, नो सो फार सर। ये कमल, आपके कुछ क्लैरिफिकेशन क्लियर हुए आज की क्लास से या नहीं? यस सर, वेरी मच क्लियर नाउ। मतलब ये आज जो मैंने बताया, इससे मतलब सिनॉप्सिस के जो डिस्कशंस या जो आपको नीडी थे, उससे थोड़ा बहुत भी हुआ या नहीं हो पाया? यस सर, हो गया ऑलमोस्ट ऑल। ओके ठीक है, तो बस एक बार आपका रिव्यू कर लेंगे, दैट इज फाइन, ठीक है। सर हाँ सर, सर एक छोटा सा वो जो, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट में फायरबेस वाला मैंने यूज किया है, जो फायरबेस डेटाबेस आपने डेटाबेस यूज किया है ना, रेप के साथ? हाँ हाँ, तो उसमें हाँ, आरडीबीएमएस डाल सकता हूँ या फिर क्या डालूं सर? नहीं उसमें आप वो गूगल डेटाबेस में बता दूंगा क्या वर्ड यूज करना है। अब फायरबेस। हाँ, अब फायरबेस कैटेगरी देखो, फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है ना वो। हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जस्ट आस्किंग, फायरबेस इज, देखो एक सेकेंड यार, सर, आवाज आपकी ब्रेक हो गई। यस सर, गूगल का ये सर फायरबेस। फायरबेस ये जो कंसोल है वो गूगल का है ना? यस यस, गूगल का ही है सर। ठीक, और तो इसमें सब ठीक है, बिल्ट इन होता है, जो जो भी आरडीबीएस ये गूगल क्लाउड है ना होता है ये। ना। हाँ तो आप वहां लिखोगे अपने ओप्स में क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है।
या गूगल क्लाउड लिखोगे आप। ओके फायरबेस में सर क्या हम लिखोगे आप? फायरबेस को एज डेटाबेस यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, वो तो फ्री हाँ है ना, बैकएंड छोटे छोटे डेटाबेस, जी देखो सर। वो तो बैकएंड फ्री डेटाबेस रिसोर्स यूज है किया। ना। वेट फायरबेस इज जस्ट फ्री फॉर स्मॉल इम्प्लीमेंटेशंस, जैसे लॉगिन और कुछ सिंपल एपीआई में कुछ स्टोर करना चाहते हो अबाउट अस के बारे में या इंफॉर्मेशन, सो इट इज फ्री फॉर यू टू इम्प्लीमेंट। बस आपको कैसे इंटीग्रेट करना है वो आपको आना चाहिए। ओके सर। ठीक है ठीक है। निधि, नम्रता, मृत्युंजय, एनी क्वेश्चंस? अच्छा मृत्युंजय आपने हैंड रेज कर रखे हैं, पूछिए। जी वही मैं गाइड के लिए क्या करूं सर? हो गया ना गाइड के लिए, मुझे मेल कर लेना, बता दूंगा। जी तो सर मेल या मोबाइल नंबर सर दे देना अपना। मेल दे दो, मेल। ठीक है ओके ठीक है गाइस, सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। ठीक है, आप नेक्स्ट आपकी क्लासेस होगी 11 से, पता नहीं मुझे। यस सर, थैंक यू। सर मुझे एक बार आपको थैंक यू बोलना था एक्चुअली, इतना डिस्क्रिप्शन में आपने ठीक से बोला ना, तो अभी हमारे सब डाउट्स क्लियर हो गए। देखो क्लासेस थैंक भी यू। ऐसी होती, मतलब अगर मैं आपको ये बताता डेटा बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, मैं आपसे पूछता हूँ कब क्लास है इनकी, तो फिर ये भी आपको आ जाएगा। सर अगला वाला क्लास भी आप लोगे क्या, मतलब इसी का, इसी कोर्स का, ये नहीं वाला Rodolphe, हमारा जो है if we are going to continue this module data science and जो आपका क्या नाम है इसका पूरा, डेटा साइंस एंड बिग डेटा, जो भी ब्लॉक है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। जैसे आपको अभी प्रोजेक्ट समझ में आ गया है, similar way you are also going to understand the data science concepts along with example and some syntax regressions theorem जो भी वहाँ लिखे हुए हैं along with big data concepts। बट आज मैंने सोचा ये बता देता हूँ क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन था बहुत लोगों का। यस So we are सर, going to और एक चीज था एक्चुअली, मैंने दोनों सेमेस्टर के एक साथ पेपर दिए थे दिसंबर में। मेरा 24 का एडमिशन है, तो एक साथ पेपर दिए थे 24 में। तो मेरा MCS जो 211 सब्जेक्ट है ना, तो उसमें 33 मार्क्स दिखा रहा है। तो बाकी के सब सब्जेक्ट तो क्लियर है, पर वो उसमें 33 मार्क्स दिखा रहा है। आपको हर एक सेक्शन में 40 आनी चाहिए, आप ऐसे समझिए। नहीं सुनो ना, तो मैंने री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था क्योंकि मुझे गारंटी था कि मैं पास हो जाऊंगी, तो मैंने 750 देके री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, पर उसका तो कोई रिजल्ट आया ही नहीं सर। मतलब मैंने आरसी को फोन मतलब मेल किया, दिल्ली को वो एग्जाम कुछ है इग्नू एग्जाम का, वो दिल्ली का, उनकी वेबसाइट उनको मेल पे किया मैंने, मतलब 10-12 मेल किए, पर वो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कल मैंने फिर MCS 211 का फॉर्म भर दिया क्योंकि अभी आज का लास्ट डेट है सर। तो क्या फिर मतलब इस पे कुछ आता ही नहीं क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसका। अच्छा एक सेकेंड आप रुकिएगा। सर वो जो आपने नोटपैड शेयर लिखा था ना सर, प्लीज वो शेयर कर दीजिए, वो जो आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे उसमें डेटा साइंस वाला, वो वाला नोटपैड। ये इसमें तो कुछ नहीं है यार, ये मैं अच्छा सा शेयर कर दूंगा, रुको मैं एक PDF शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। नहीं सर, वो समझने के लिए अच्छे किया था आपने, वो फर्स्ट वाला नोटपैड। ये इसकी कंटेंट यहाँ से सर इज देयर एनी चांस कि हमारा सॉफ्टवेयर सबमिशन की डेट इंक्रीज हो जाए? क्या हो जाए? सॉफ्टवेयर सबमिशन की डेट एक्सटेंड नहीं होगी ना सर हमारी? पता नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। ठीक है ओके सर। ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मिनट।